देवियों भाइयों, पिछली श्रृंखलाओं में हमने चर्चा की हमारी देव संस्कृति के जो मूल आधार वर्ण व्यवस्था, संस्कार, परंपरा और जीवन के जो 4 आश्रम हैं, उसके साथ साथ युग ऋषि ने अपनी ये चिंता भी व्यक्त की कि किस प्रकार देश की आज़ादी के बाद भी हमारी देव संस्कृति के प्रति उदासीनता बरती गई व्यवस्थाओं के द्वारा। और इस श्रृंखला में आगे हम चर्चा करेंगे कि हम अपने इस देश संस्कृति को समझते हुए अपने अंदर आत्मविश्वास जगाते हुए हमारी क्या उपलब्धियां हैं उसके बारे में आगे की इन कड़ियों में श्रृंखला में चर्चा करेंगे। आइए अपनी बात रखने से पहले उस परम सत्ता से प्रार्थना करें कि हम सबको ये शक्ति प्रदान करे, विवेक प्रदान करे कि हम अपनी इस भारतीय संस्कृति को शिखर तक ले जाने में सहायक सिद्ध हो सकें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रखरप्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सजन श्रद्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। युग ऋषि इस वाग्मय में जो समस्त विश्व के समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान के जो वाग्मय में चर्चा की है, उसी को मैं अक्षरश पढ़ता हुआ आपके समक्ष रखता हूँ। उत्तर में यही कहा जा सकता है कि भारत स्वतंत्र भले ही हो गया हो, परंतु यहाँ के नागरिकों में अपनी संस्कृति के प्रति गौरव का भाव अभी तक जागृत नहीं हो सका है। यही कारण कि लोग न केवल पश्चिमी सभ्यता का अंधा अनुकरण करना श्रेयस्कर समझते हैं, बल्कि वहीं के जीवन दर्शन, वहीं की मान्यताओं और वहाँ के विचारकों का प्रतिपादन भक्ति भाव से ग्रहण करते अपनाते हैं। पश्चिमी संस्कृति के प्रति इसी मुग्ध भाव के कारण अपनी प्रतिभा का मौलिक विकास करने के स्थान पर पश्चिमी ज्ञान विज्ञान को श्रेष्ठ मानकर अपनी संस्कृति के प्रति हीनता की दृष्टि पनपने लगी। अन्यथा ये सिद्ध करने के पर्याप्त प्रमाण हैं कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता प्राचीन काल में आधुनिक सभ्यता व संस्कृति की अपेक्षा बहुत अधिक उन्नत और विकसित थी। आगे युग ऋषि लिखते हैं, सभ्यता और ज्ञान विज्ञान की विभिन्न धाराओं में एक भवन निर्माण कला को ही लिया जाए। हजारों वर्ष पूर्व भवन निर्माण कला तथा नगरों का विकास अपने देश में प्रगति की चरम को छू चुका था। इस संदर्भ में प्रसिद्ध वास्तुकलाविद E.V. हैवेस ने कहा है कि भवन निर्माण के लिए आजकल की विधियों को प्रचलित हैं वे बहुत अधूरी हैं। निश्चित ही यूरोप में वास्तुकला के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है, परंतु वे अभी तक भारत की वास्तुकला के स्तर को छू नहीं पाया है। लगभग 2000 वर्ष विनिर्मित अजंता एलोरा की गुफाएं तथा उसके भित्ति चित्र उन्हीं दिनों बनाए गए भव्य मंदिर और प्रसादों में दृष्टिगोचर होने वाले श्रेष्ठतम कलाकारिता को देखकर दांतों तले उंगली दबाकर रह जाना पड़ता है। भारत ने न केवल वास्तुकला तथा नगर निर्माण के क्षेत्र में चमत्कारी प्रतिभा को खरादा निखारा, वरना चिंतन द्वारा ऐसे सिद्धांतों का निर्माण भी किया कि जिनके आधार पर
आज भी उसी स्तर को प्राप्त किया जा सकता है। प्रगति के वही शिखर छुए जा सकते हैं। यद्यपि भारत की ज्ञान संपदा का अधिकांश भाग विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा जलाए गए ग्रंथालयों तथा मारे गए अपने अपने क्षेत्र के प्रतिभा संपन्नों के कारण नष्ट हो गया है। फिर भी अब तक 141 ऐसे ग्रंथों का पता लगाया जा चुका है जिनमें वास्तुकला और शिल्प शास्त्र का विस्तृत विवेचन हुआ है। विश्वकर्मा प्रकाश, भागसार तथा भोजदेवकृत, सम्रांगन, सूत्रधार आदि ग्रंथ अब भी बड़ी सुलभता से प्राप्त होते हैं। इसके संबंध में विशेषज्ञों का कहना है कि इन ग्रंथों में प्रतिपादित सिद्धांतों का विवेचन पढ़कर ही विस्मय विमुग्ध रह जाना पड़ता है। अंक विज्ञान एक और देन है भारत की, जिसका प्रयोग तो सारा विश्व अब भी धड़ल्ले से कर रहा है। आधुनिक प्रौद्योगिकी मूलतः अंक गणित पर ही आधारित है। इसके बिना उद्योग धंधों व व्यवसाय रोजगार का काम एक दिन में नहीं चल सकता और गणित के अंकों का आविष्कार सर्वप्रथम भारत में ही हुआ। इस संबंध में प्रसिद्ध पश्चिमी विद्वान जीवी हाल्स्टेड ने इस विश्व को इसके लिए भारत का ऋणी बताते हुए कहा है, हिंदुओं के द्वारा किए गए शून्य के आविष्कार, जीरो का आविष्कार ने मानव जाति की बुद्धि और शक्ति की प्रगति में अभूतपूर्व योगदान दिया है। विदेशी लोग अभी भी रेफरेंस उन चीज़ों का देते हैं, जैसे युगऋषि की अपनी चिंता अपने सारे इसमें व्यक्त कर रहे हैं कि किस प्रकार हमने अपनी चीज़ों को भूलकर अपने आप में ऐसे कम्प्लेक्सेस पैदा कर लिए कि अपनी चीज़ को छोटा मानने लग गए और देशों की पाश्चात्य संस्कृति को बड़ा मानने लगे। इसी उल्टे को उल्टा कर सीधा करना, यही युग ऋषि का संकल्प है और हमने सब ने उसमें सहायक होने के लिए मैं आप तक ये उनका विचारों को, उनकी पीड़ा को पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे युग ऋषि लिखते हैं कि भारत ने आध्यात्मिक क्षेत्र में तो विश्व को अनेकानेक अनुदान दिए हैं। भौतिक क्षेत्र में भी इतनी चमत्कृत कर देने वाली सफलताएं अर्जित की हैं कि उनकी आज की वैज्ञानिक उपलब्धियों से तुलना की जाए तो प्रतीत होता है कि आज का विज्ञान तो उन्हें दोहरा बन रहा है। जो हमने पहले कर दिया उसको जस्ट उसकी रेपिटेशन कर रहा है। जैसे पश्चिमी वैज्ञानिकों में सैकड़ों वर्ष पूर्व आर्यभट्ट ने ये पता लगाया था कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य स्थिर है, तथा ये भी कि 24 घंटे में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगा लेती है। अब से 2000 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य के समय में अपना देश नक्षत्र विद्या के क्षेत्र में उन तथ्यों को खोज चुका था जो पश्चिमी वैज्ञानिकों को सैकड़ों वर्ष बाद मालूम हुए। एक इतिहासकार ने अपने एक निबंध में ये बात बड़े ही सुंदर ढंग से कही है कि जिस समय गैलीलियो के प्रतिपादन को न्याय की तराजू पर तोला जा रहा था तथा परंपरागत धारणाओं को टूटने से बचाने के लिए उसे मृत्युदंड सुनाया जा रहा था, तब भारतीय वैज्ञानिक अपनी वेधशाला में बैठे हुए इन निष्कर्षों से सैकड़ों कदम आगे की खोज कर रहे थे। पेड़ की शाखा से एक फल टूटकर
गिरता देख पृथ्वी में आकर्षण शक्ति का पता लगाने के लिए न्यूटन की प्रतिभा के आज भी गीत गाए जाते हैं, परंतु ये कोई नई खोज ना थी, क्योंकि न्यूटन से 500 वर्ष पहले ही भास्कराचार्य ने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में लिख दिया था कि पृथ्वी का कोई आधार नहीं है, वह अपनी ही शक्ति से स्थिर है। पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, इसलिए वह आकाश में फेंकी हुई भारी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। अर्थात उन्होंने पहले ही सिद्ध कर दिया जो न्यूटन ने कहा। इस तथ्य को सर्वप्रथम उद्घाटित करने का श्रेय भी भास्कराचार्य को ही जाता है कि पृथ्वी गोल है और समतल नहीं है। सोचने वाली बातें हैं ये सारी, जबकि हमारे अभी भी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये चीज़ें बच्चों को ज्ञान में दी नहीं जाती। हमारे जो अगली पीढ़ी है उनको अभी तक शायद ना पता हो। आगे युग ऋषि लिखते हैं कि वास्तुकला, विज्ञान, अंकगणित, ज्योतिष तथा भूगोल के क्षेत्र में ही नहीं वरना साहित्य, संगीत और अन्य कलाओं में भी भारतीय प्रतिभा ने निष्णांत दक्षता प्राप्त की थी। भारतीय साहित्य शास्त्र विश्व का सर्वाधिक विकसित साहित्य शास्त्र है। अन्य किसी भी भाषा का साहित्य इतना समृद्ध और समर्थपूर्ण नहीं है जितना कि संस्कृत भाषा का। रस, संप्रदाय, अलंकार, रीति तथा गात्यात्मिकता के सिद्धांतों की जितनी गहन और जितनी सूक्ष्म अभिव्यक्ति संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं में हुई है उतनी अन्य भाषाओं में अनंतर कहीं भी दिखाई नहीं देती है। लेकिन साहित्य का आधुनिक विद्यार्थी इस सब के अध्ययन से वंचित ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति के आधुनिक लेखक प्राचीन मनीषियों तथा अगाध परिश्रम से खोजे तथा निर्धारित किए गए मानदंडों की अपेक्षा फैशन के तौर पर पश्चिमी साहित्य के मानदंडों की बैसाखियों पर सहारा लेना ही अधिक उचित समझते हैं। वो कम्प्लेक्स की बात आ जाती है ना, जहाँ कि वो उसमें बात करेंगे फॉरेन वाले की किसी विदेशी का हम यदि रेफरेंस देंगे तो वी बी कॉल्ड वेरी इंटेलिजेंट। ये कम्प्लेक्स ही है। आगे युग ऋषि लिखते हैं कि ये प्रवृत्ति, ये आदत जिस गति से बढ़ती जा रही है उसे देखते हुए चिंता होना स्वाभाविक ही है। कहीं कालांतर से में इन प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने वाले भी रह जाएंगे अथवा नहीं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो जो प्राचीन ग्रंथ जिनकी जिक्र की है गुरुदेव ने ऊपर, वो यदि नहीं पढ़ेंगे, जानेंगे, नहीं समझेंगे तो ये धीरे धीरे और भी उसको खतरा है नष्ट होने का हमारी संस्कृति को। युग ऋषि आगे लिखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं भारतीय ज्ञान विज्ञान की उन समस्त क्षेत्रों के संबंध में स्थिति चिंताजनक है जिनमें असंख्यों प्रतिभाओं ने अपना जीवन होम कर अनिवर्चनीय उपलब्धियां अर्जित की। चूँकि ये सारी ज्ञान संपदा देव भाषा संस्कृति में लिपिबद्ध की गई है, इसलिए संस्कृति को मृत भाषा घोषित करने के साथ ही इस ज्ञान संपदा को भी सहज उपेक्षा होने लगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि विदेशी शासकों ने इस देश में अपने पैर जमाते ही इस तथ्य को जान लिया था कि संस्कृत का प्रचलन रहा तो देश की जनता का सोया हुआ आत्मगौरव कभी भी जाग सकता है। इसलिए
जानबूझकर संस्कृत के अध्ययन व अध्याय को निरुत्साहित किया, डिस्करेज किया और उसके साथ ही जनमानस को में उत्पन्न होने वाली हीनता, हताशा तथा कुंठा भी पैदा कर दी। मुगल काल में से भी अधिक, गुरुदेव लिखते हैं कि मुगल काल से भी अधिक बुरी परिस्थिति ब्रिटिश काल में रही। उस समय तो फिर भी ज्ञान संपदा में नया कुछ जोड़ने के लिए भारतीय प्रतिभा को प्रोत्साहन मिलता था, किंतु ब्रिटिश काल में यंती कंचित प्रोत्साहन तो क्या, उल्टे निरुत्साहित और निराश करने का उपक्रम चला पड़ा। उन्होंने ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया कि उसको डिस्करेज किया जाए अपनी संस्कृति को जानने के लिए। अब तो कहते भारत, गुरुदेव लिखते हैं कि अब तो भारत स्वतंत्र है, अब तो ऐसी वैसी कोई विवशता नहीं है। फिर क्या कारण है कि अभी भी भारतीय समाज में अपनी संस्कृति के प्रति गौरव का भाव जागृत नहीं हो पा रहा है। खेद है कि इस दिशा में कोई ध्यान देने की आवश्यकता ही अनुभव नहीं की जा रही है। हाल ही में, ये तो गुरुदेव ने जब लिखा था आज से लगभग कोई 35-36 वर्ष पहले, लेकिन आप तो कह सकते हैं कि थोड़ा चलो सरकार ने सोचना शुरू किया, हमारा जो सिलेबस है जो और सिस्टम, उसमें कुछ बदलाव आने की आशा जगी है। लेकिन गुरुदेव ने उस पर चिंता जब की, हो सकता है गुरुदेव के जो तप है उसी का ये प्रभाव पड़ रहा है कि वो आज की जो सरकारें हैं उसके ऊपर सोचने के लिए विवश है। आगे जो ऋषि लिखते हैं, ऐसी बात नहीं कि भारत के पास प्रतिभा का अभाव है। प्रतिभाओं के लिए ये बड़ी फर्टाइल भूमि, उर्वर भूमि है, भारत भूमि है। अभी भी इतनी वीर प्रसूता है कि उसकी वीर प्रसूता में जिसमें वीर बच्चे बच्चियां जन्मने की जिसमें शक्ति होती है, उनको कहा जाता है कि वीर प्रसूता है। कि तथ्यों के प्रकाश में भारत प्रतिभाओं के विकास की दृष्टि से प्रथम क्रम में आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हाल ही में किए गए, ये भी उस वक्त गुरुदेव ने लिखा होगा, किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार कुशल इंजीनियर, टेक्नीशियन तथा डॉक्टर तैयार करने में भारत अन्य सभी देशों से अग्रणी है, आगे है। लेकिन कमी यही है कि हम अपनी प्रतिभा के साथ विरासत में मिली ज्ञान संपदा को जोड़ने में अभी तक समर्थ नहीं हो सके हैं, या फिर इसकी आवश्यकता अनुभव ही नहीं कर रहे हैं। आज की बात हम यहीं इसको समाप्त करते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए ओम शांति।